चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो आपका जो जेनेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए को। डीएनए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर बात करें मेडिकल के दृष्टिकोण से, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्रिएट होते हैं। और अगर अगर ट्वेल्थ के हिसाब से अगर बात करें, इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्रिएट होते हैं। अगर डीएनए ढंग से आप समझ लेते हैं तो ये समझिए कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस आप दीजिएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से सॉल्व होगा, और बहुत ही आसान है और ढंग से इसको समझना है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट होंगे, उसको हम बताते चलेंगे साथ साथ में कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ क्रिएट हो रहा है। इसको ढंग से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीएनए। हम लोग इसमें 2-3 क्लास में इसको ओवर करेंगे और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। डीएनए, सबसे पहले अगर डीएनए की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि चलो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इजी है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग छोटे से पढ़ते आए हैं। क्या होता है? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। हम लोग इस सब क्यों डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, इस सब पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। सबसे इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। क्यों डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड? सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आपका आ रहा है कि सबसे पहले डीएनए को किन्होंने आइडेंटिफाइड किया, या सबसे पहले डिस्कवर, सबसे पहले किन्होंने बताया इस तरह का कुछ होता भी है, डीएनए कुछ होता है, इस तरह का कुछ है। तो इसका आंसर होगा, एक केमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, जिनका नाम था फेडरिक मिसर। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाइड किया, डीएनए को पहचाना और बताया कि ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ ये होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है कि डीएनए को फर्स्ट आइडेंटिफाइड, सबसे पहले डीएनए को किन्होंने बताया, तो बच्चा फटाक से आंसर मारता क्या है? वाटसन एंड क्रिक। सीधे लगाता है वाटसन एंड क्रिक, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो वाटसन एंड क्रिक द्वारा बताया गया डीएनए मॉडल को ही पढ़ेंगे। तो दिमाग में क्या आता है? सर ने बताया है वाटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक। तो फटाक से बच्चा मारता है वाटसन एंड क्रिक। लेकिन यहाँ पर आपको देखना, फर्स्ट आइडेंटिफाई सबसे पहले किसने दिया? फ्रेडरिक मिसर। आपका पहला एमसीक्यू यहीं पर मिल रहा है कि सबसे पहले डीएनए को कौन आइडेंटिफाई किया? फ्रेडरिक मिसर। ठीक है, ये एक बायोकेमिस्ट थे। कब? 1860 में, 1860 में ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड चलते हैं। एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस साइंटिफिक मैगजीन है, वर्ल्ड फेमस साइंटिफिक मैगजीन है जिसका नाम है नेचर। नेचर बहुत ही फेमस साइंटिफिक मैगजीन है। साइंटिफिक मैगजीन कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चेज होते हैं, खोज होता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि उसको किसी जर्नल्स में, किसी मैगजीन में प्रिंट करवाते हैं और बताते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं कि हमने ये खोजा, ये हमने डिस्कवर किया। तो इस साइंटिफिक मैगजीन, जो वर्ल्ड फेमस साइंटिफिक मैगजीन है नेचर जिसका नाम है, उसमें सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले 1953 में बताया कि डीएनए क्या है? एक डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल मतलब फर्स्ट हेलिक्स एंड डबल हेलिक्स। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। या कहिए कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, कि डीएनए कैसा है, कैसा दिखता है, इसके बारे में सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया। आपको हम एक डायग्राम एक दिखाते हैं, आपको वाटसन एंड क्रिक से परिचय करवाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है,
यही दोनों बहुत सिंपल से दिखने वाले जो साइंटिस्ट आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये है वाटसन एंड क्रिक। आपको जो यहाँ ये जो दिख रहे हैं आपको, यही दोनों है वाटसन एंड क्रिक। आपको मैं बताता हूँ, जस्ट मिनट। ये आपको जो साइड में जो दिख रहे हैं, जस्ट मिनट, जस्ट ये जो आपको सबसे फर्स्ट जो पहले जो दिख रहे हैं ये है वाटसन, एंड देन ये जो आपको दिख रहे हैं ये है क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। देख रहे हैं आपको कुछ बीच में भी कुछ दिख रहा है। इन्होंने सबसे पहले इसी तरह से डीएनए को एक एक अपने लेबोरेटरी में एक स्ट्रक्चर के रूप में बनाना शुरू किया, कुछ पार्ट्स वगैरह को जोड़ते हुए कि डीएनए शायद इस तरह से दिखाई देता है। और लास्टली इन्होंने पाया कि डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, कैसा दिखता है, और इसको नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हम लोग आगे चलते हैं, जस्ट मिनट। तो हम लोगों ने देखा कि वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया, दिखाया, दुनिया के सामने रखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है। डीएनए का क्वेश्चन रहेगा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? वाटसन एंड क्रिक। कब दिया? 1953 में। 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। अगर डबल हेलिक्स मॉडल आता है डीएनए का तो अब आंसर क्या होगा? वाटसन एंड क्रिक। अगर सिंपली पूछता है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए तो आपका होगा फ्रेडरिक मिसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो गया। यहीं पर हम लोग अब नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन में पहुंचते हैं। केमिकल कंपोजिशन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या इसके कंपोजिशन में है, तो बहुत बिल्कुल इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे बहुत बार आपको इसकी चर्चा होगी। सबसे पहले बात करते हैं सुगर। सबसे पहला जो इसका इसके कंपोजिशन में कंपोनेंट आ रहा है वो क्या है? सुगर। कैसा सुगर है भाई? हमने ब्रैकेट में लिखा है पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर यानी 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन परमाणुओं वाला, 5 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर होगा। अगर सुगर का केमिकल स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसमें 5 कार्बन एटम मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह फिर बात करें नंबर 2, फॉस्फेटेज होंगे, बहुत सारे फॉस्फेट्स होंगे। इसके बाद क्या होगा? बेसेस। कुछ बेसेस होंगे। कैसे बेसेस? नाइट्रोजीनस बेसेस होंगे। तो 3 कंपोनेंट हम लोग को मिल रहा है। सुगर है भाई, क्या है भाई? सुगर है। दूसरा क्या है? फॉस्फेट है। तीसरा क्या है? नाइट्रोजीनस बेसेस है। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बना रहा है? डीएनए। डीएनए तो हम लोग जान रहे हैं इसके कंपोजिशन में कौन कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। सुगर। कौन सुगर? पेंटोज सुगर। ठीक है, पेंटोज होगा सुगर, पेंटोज होगा। फॉस्फेट है नाइट्रोजिनस बेस। फिर नाइट्रोजिनस बेस को देखिए यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस को। नाइट्रोजिनस बेस फिर 2 तरह का है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का। प्यूरीन क्यों 2 तरह का, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। फिर प्यूरीन कितने तरह का है? 2 तरह का, एडेनिन गुआनिन। एडेनिन डिनोटेड बाय ए, एडेनिन को ए से डिनोट कर सकते हैं, उसी तरह गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं। ठीक उसी तरह अगर पाइरिमिडीन की बात करें तो ये भी 2 तरह का है, साइटोसिन एंड थायमिन, डिनोटेड बाय सी एंड टी। क्लियर? बिल्कुल आसान है आपको ये, इसको आपको याद रखना होगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। यानी प्यूरिन दैट मींस एडेनिन और गुआनिन, पाइरिमिडीन यानी साइटोसिन एंड थायमिन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जस्ट आते हैं एक यहाँ पर। अब ये डीऑक्सीरिबोज क्यों? न्यूक्लिक एसिड क्यों? डीएनए का नाम डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों? न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट। न्यूक्लिक शब्द आया है क्योंकि डीएनए कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में। एसिड यानी इसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय गुण का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब तो सिर्फ बच रहा है डीऑक्सीरिबोज। डीऑक्सीरिबोज क्यों भाई? तो यहाँ पर जो
हमने बताया आपको जस्ट यहाँ पर कि शुगर है, सबसे पहले बताया कि शुगर है। तो शुगर भी बहुत अलग अलग तरह के शुगर होते हैं। तो कौन सा शुगर है भाई? तो डीऑक्सी रिबोज शुगर है। डीऑक्सी रिबोज शुगर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर जो होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन अगर हट जाए, एक ऑक्सीजन अगर हट जाता है या एक ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी रिबोज शुगर। डी मतलब डी आया है, शब्द जोड़ा गया है डिफिशियंसी। डी फॉर डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब कमी। डिफिशियंसी क्या चीज की भाई? ऑक्सी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की कमी। किसमें भाई? तो रिबोज में, रिबोज शुगर में। यानी रिबोज शुगर में अगर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग कहेंगे डीऑक्सी रिबोज शुगर। क्लियर हो रहा है कि डीऑक्सी रिबोज क्यों लिखा गया? डी मतलब डिफिशियंसी, कमी। क्या चीज की? ऑक्सी की। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की। कहां पर? तो राइबोज शुगर में। इसलिए डीएनए का नाम है डीऑक्सी रिबोज शुगर। रिबोज शुगर में अगर एक ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहलाएगा डीऑक्सी रिबोज शुगर। हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तीसरा पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि क्या डीएनए है क्या भाई? एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। दो तरह के मॉलिक्यूल्स बॉडी में पाए जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर मतलब न्यूक्लियोटाइड अगर बहुत सारा, अगर न्यूक्लियोटाइड एक जगह जमा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बात है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके बारे में हम लोग जस्ट आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डीएनए बना हुआ कैसे है भाई? अभी तो हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात की कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन यहाँ कहेंगे हम लोग क्या है डीएनए बना हुआ क्या चीज का है भाई? तो न्यूक्लियोटाइड का है। थोड़ा सा यहीं पर बता देते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू सुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसेस। इन तीनों को एक साथ हम लोग कहते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है या डीएनए का जो चेन है वो तैयार होता है। नेक्स्ट में है हम लोग का मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस एंड अटैच्ड विथ क्रोमोसोम्स। मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। और किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? क्रोमोसोम्स के साथ। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ह्यूमन में अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन्हीं क्रोमोसोम्स के साथ, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के भीतर, इसी में मुख्य रूप से मेनली पाया जाता है डीएनए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं रहता है कि कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन में ऑप्शन में डाल देगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कुछ अमाउंट, इन फ्यू अमाउंट, कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा, बहुत कम मात्रा में डीएनए कहाँ पाया जा सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में प्रेजेंट होता है आपका डीएनए। यानी आपका ऑप्शन दे देगा कि कहाँ पाया जाता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा या क्लोरोप्लास्ट रहेगा, दोनों रहेगा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा। कंफ्यूज हो जाइएगा। यानी यहाँ एमसीक्यू एक और मिल रहा है आप लोगों को। यानी एमसीक्यू यहाँ पर एक और मिल रहा है आपको कि मेनली कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, लेकिन ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर मिला है एमसीक्यू। यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। न्यूक्लियस क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए क्या है भाई? तो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। क्वेश्चन पूछता है डीएनए क्या है?
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड है, दो एक दो और दे देगा। तो ध्यान में रखना है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। आप अगर बात करें शुगर का, हम लोग कहें कि न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ आता है। न्यूक्लियोटाइड यानी शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों है। तो इन तीनों का जब केमिकल स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसमें क्या 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 चीजें होती हैं। तो इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेटेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फॉस्फेटेज से मिलकर बना हुआ होता है क्या, डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू एक मिल रहा है। बिल्कुल एमसीक्यू की भरमार पड़ी हुई है यहाँ पर। फाउंड इन ऑल लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स है सब में डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ को छोड़कर, यही परीक्षा में आता है, किसको छोड़कर भाई। तो कुछ वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में न होकर उसमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल में। और किस वायरस में अक्सर यही डालता है ऑप्शन में, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए न होकर इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, आरएनए। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक, टीएमवी फॉर क्या, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एक वायरस है जो कि तंबाकू के पौधे की पत्तियों में एक धब्बे की तरह दिखाई देने वाला, धब्बे की तरह मतलब स्पॉट को बनाने वाला वायरस है, जो कि तंबाकू के पौधे में, खैनी के पौधे में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस एमसीक्यू में क्या देखें, कहाँ पाया जाता है भाई, सब जगह सभी लिविंग में डीएनए पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, वायरसेस में। कौन वायरसेस में, टीएमवी में। ये याद रखना होता है, यही ऑब्जेक्टिव में मेनली डालता है। ठीक है, तो ये एक और ऑब्जेक्टिव मिला। देखिए इसके बाद फिर और हम लोगों का ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। जनरली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। कहा जा रहा है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं है। कुछ वायरसेस में, सम वायरसेस, कुछ वायरसेस, जैसे एक वायरस का नाम लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज, नाम है बैक्टीरियोफेज लेकिन बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस है। अगर इस बैक्टीरियोफेज नामक वायरस की स्टडी कीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा, तो इसमें जो जो डीएनए होता है डबल, जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें डीएनए होता है, लेकिन ये जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड ना होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा कुछ और एनिमल वायरसेस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यानी हम लोग बात की कि डबल स्ट्रैंडेड, वाटसन एंड क्रिक बताया डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, वाटसन एंड क्रिक बताया कि इस तरह का डीएनए होता है। लेकिन कुछ वायरसेस में, जैसे बैक्टीरियोफेज, एमसीक्यू मिल रहा है यहाँ पर, एमसीक्यू मिल रहा है यहाँ पर, बैक्टीरियोफेज में कैसा डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, आंसर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। यानी बैक्टीरियोफेज ये एक वायरस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ऐसे नॉर्मली डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि डीएनए क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन कुछ प्लांट वायरसेस, जैसे कुछ प्लांट वायरस, कौन प्लांट वायरस, टीएमवी, टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए वर्क करता है। हम लोग पीछे भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी अगर बात करें तो एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है। आज हम लोग इतना चर्चा किए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिला, हम लोग रिकैप करते हैं।
जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला हम लोगों को साइंटिस्ट का कौन आइडेंटिफाइड किया भाई, कौन आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, तो फ्रेडरिक मिसर, ये केमिस्ट थे जो 1860 में डिस्कवर किए। इसके बाद वाटसन एंड क्रिक, आपको दिख रहा है, जस्ट मैं पेन का कलर चेंज कर देते। तो इसके बाद दूसरा एमसीक्यू मिल रहा है, वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने सबसे पहले 1953 में बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स ऐसा। इसके बाद ये फिर हम लोग एमसीक्यू में आते हैं। नेक्स्ट केमिकल स्ट्रक्चर है, एमसीक्यू यहाँ से क्रिएट करता है प्यूरिन पैरामीटर पर, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर में। इसमें एमसीक्यू आपको नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर हम बता रहे हैं हाई मोलिकुलर वेट वाला मैक्रो मॉलिक्यूल, ये भी कभी कभी पूछ देता है मैक्रो मॉलिक्यूल से कि माइक्रो मॉलिक्यूल से, ठीक है। एमसीक्यू दूसरा मिल रहा है यहाँ, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। नेक्स्ट यहाँ मिल रहा है क्या, फाउंड होता है कहाँ, न्यूक्लियस में, अटैच होता है किससे, क्रोमोसोम से, ठीक है। लेकिन कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी चर्चा कर चुके हैं। फाउंड इन वायरस, कुछ वायरस में आरएनए के रूप में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी एमसीक्यू में आता है। फिर हम लोग बात किए अभी जस्ट कि कुछ बैक्टीरियोफेज है, ये एक वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। इस तरह अगर बात करें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी तो बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है भाई, डबल हेलिकल। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या क्या छुपा हुआ है, वाटसन एंड क्रिक क्या बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा ही होता है, उन्होंने बताया हुआ ना क्या क्या है, कैसे कैसे है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर में क्या देखे हैं, शुगर है, नाइट्रोजन फॉस्फेट है और नाइट्रोजिनस बेस है, तो कैसे क्या सब एक जगह मिला हुआ है कि कोई किसी के साथ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, क्या होता है, इन सबों की चर्चा हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, थैंक यू।